सीवन, कल्पना करो, कल सुबह पूरे देश में ब्रेकिंग न्यूज चलती है। जम्मू कश्मीर ने भारत से अलग होने की घोषणा कर दी। क्या कोई राज्य वास्तव में भारत से अलग हो सकता है? नहीं सर। भारतीय संविधान किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार प्रदान नहीं करता। कोई भी राज्य अपनी इच्छा से भारत से अलग नहीं हो सकता। अच्छा, यदि कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, तो संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग क्यों किया? सर, इसका उत्तर भारत के संवैधानिक और ऐतिहासिक विकास में छिपा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सामने केवल लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती थी विविधताओं से भरे विशाल देश को एकीकृत करना। इसी संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा और संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि भारतीय संघ राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा कोई राज्य संघ से पृथक होने का दावा नहीं कर सकता। इतिहास अपनी जगह है। अब मुझे संविधान के भीतर ऐसे प्रमाण दिखाओ जो सिद्ध करें कि इंडिया वास्तव में संघात्मक व्यवस्था रखता है। सर, भारतीय संविधान में संघवाद की अनेक मूल विशेषताएं मौजूद हैं। शक्तियों का विभाजन अनुच्छेद 246 तथा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है और यही संघवाद की मूल पहचान है। संविधान की सर्वोच्चता अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून शून्य होगा। केंद्र और राज्य दोनों अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय संघीय संतुलन का संरक्षक है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 226 के माध्यम से न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है। द्विस्तरीय शासन व्यवस्था भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों की सरकारें संवैधानिक रूप से स्थापित है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और यही संघवाद का महत्वपूर्ण संस्थागत प्रतीक है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। यही संघीय भावना का स्पष्ट प्रमाण है। यदि संघवाद की इतनी स्पष्ट विशेषताएं मौजूद हैं, तो केसी वियर ने भारतीय संविधान को क्वाजी फेडरल क्यों कहा? सर, क्योंकि भारतीय संविधान में संघीय विशेषताओं के साथ साथ केंद्र को असाधारण शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। यही कारण है कि भारत पारंपरिक संघीय व्यवस्थाओं से अलग दिखाई देता है। तो वे कौन सी शक्तियां हैं जो केंद्र को इतना मजबूत बनाती हैं? सर, संविधान के अनेक प्रावधान केंद्र को विशेष रूप से सशक्त बनाते हैं। अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्राप्त है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर केंद्र की शक्तियां अत्यधिक विस्तृत हो जाती है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य प्रशासन केंद्र के नियंत्रण में आ सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और एकल नागरिकता भारत में पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता की व्यवस्था है। अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस तथा आईपीएस जैसी सेवाएं प्रशासनिक एकता को मजबूत करती है। सीवन, क्या इसका अर्थ यह निकाला जाए कि संविधान निर्माताओं ने राज्यों पर विश्वास नहीं किया? नहीं सर, यह विश्वास का प्रश्न नहीं था, यह राष्ट्रीय एकता की रक्षा का प्रश्न था। स्वतंत्रता के समय देश विभाजन, रियासतों के एकीकरण और क्षेत्रीय अस्थिरता जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा था, तो संविधान निर्माताओं ने माना कि राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रखने के लिए
केंद्र का पर्याप्त रूप से मजबूत होना आवश्यक है। इसी कारण संघवाद और सशक्त केंद्र दोनों को साथ लेकर चलने वाली व्यवस्था अपनाई गई। अच्छा, तो न्यायपालिका ने इस विषय को कैसे देखा? क्या सर्वोच्च न्यायालय भी भारत को केवल क्वाजी फेडरल मानता है? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट का मत इस विषय पर समय के साथ विकसित हुआ। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 में न्यायालय ने कहा कि भारत पारंपरिक अर्थों में पूर्ण संघीय राज्य नहीं है। इसके बाद केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद को संविधान की मूल संरचना से जोड़ा। इसके बाद SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना का अभिन्न भाग है। साथ ही अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर न्यायिक समीक्षा को भी स्वीकार किया। इसके बाद 2018 में गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में न्यायालय ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भारतीय संवैधानिक दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना। बहुत अच्छे C1। और विद्वानों की इस विषय में अंतिम राय क्या है? यद्यपि उनके शब्द अलग हैं, लेकिन सभी विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत में संघवाद मौजूद है, परंतु केंद्र असाधारण रूप से शक्तिशाली है। केसी वेयर ने अर्धसंघीय संविधान कहा, जबकि ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद कहा और DD वसु ने मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से युक्त संघीय प्रणाली कहा। तो C1, इस संवैधानिक जांच का अंतिम निष्कर्ष क्या है और भारतीय संविधान का वास्तविक स्वरूप क्या है? सर, भारतीय संविधान न पूर्ण रूप से संघात्मक है और न पूर्ण रूप से एकात्मक, बल्कि यह एकजुट होकर बने रहने वाला संघ है, जो सामान्य परिस्थितियों में संघीय स्वरूप प्रदर्शित करता है, जबकि असाधारण परिस्थितियों में केंद्र को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करता है। भारतीय संविधान को उपयुक्त रूप से सशक्त केंद्र तथा सहकारी संघवाद की भावना वाला अर्थ संघीय संविधान कहा जा सकता है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता संघवाद और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन स्थापित करना है। यही संतुलन भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की वास्तविक और अलग पहचान है। अच्छा, तो ये है भारत, परंतु इसमें शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया? इस संवैधानिक रहस्य के बारे में बताओ। जी सर, लेकिन इस रहस्य को अगले संवाद में उजागर करेंगे। अब मैं चलता हूं, मुझे ब्लिंकिट में काम भी करना है। To the advocates and judges of the future, understanding the law is simple, but understanding the constitutional structure that sustains it, that is where true knowledge begins. I'll see you in the next video. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Samvidhan. And if you need answer writing notes, both the free and premium versions are available in the description.